हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोग बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में होते हैं और उससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू हैं उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो ऐसा चेंज जिसमें किसी भी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। पहला है हमारा बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। यहाँ पे हम वाटर से वाटर वेपर बना रहे हैं और हम वाटर वेपर से दोबारा वाटर बना सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। सेम ऐसा ही है मेल्टिंग ऑफ आइस के केस में। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, जब आइस मेल्ट होता है तो हमें वाटर मिलता है, और जब हम वाटर का टेम्परेचर डाउन करेंगे तो दोबारा से हमें आइस मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बना है, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज ही होगा। थर्ड है डिज़ोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। जब हम साल्ट को वाटर में ऐड करते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं, तो वो भी फिजिकल चेंज ही होता है, क्योंकि किसी भी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और ये रिवर्सिबल कैसे होगा? देखिए, जब आप साल्ट वाटर को हीट करेंगे ना, तो उनमें से जो वाटर होता है वो वेपर बन के निकल जाता है, और लास्ट में जो कंटेनर में बचता है वो साल्ट मिलेगा। तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज ही है। लास्ट ऑप्शन है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। तो जब जो कंबशन या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, ये जो प्रोसेसेस होती हैं ये केमिकल रिएक्शन करती हैं और इनकी वजह से केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नया प्रोडक्ट बन रहा है जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, और एक लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है जब भी हम किसी भी गैस का कंबशन कराते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे नया प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए इसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हमारे पास यहाँ पे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी गई है जिसमें अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस में वाटर दे रहे हैं। हमें बताना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। पहला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से रिप्लेस करके नया प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो अमोनिया में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आ रही है बात समझ में? सेकेंड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम उसको बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि जो अमोनिया है उसमें से जो हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन ने रिप्लेस किया है, और यहाँ पे बना है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये कि ये ऑक्सीडेशन हो गया। सेम में ही अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ में होते हैं उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, और ये रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो ये वाला भी हमारा ट्रू हो जाएगा। फोर्थ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप चैप्टर सेकेंड में पढ़ेंगे, जिसमें जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो वो हमें साल्ट और प्लस में वाटर देते हैं, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। यहाँ पे दोबारा से हमें केमिकल इक्वेशन दिया गया है जिसमें आयरन और वाटर आपस में रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना रहे हैं, और प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। ये जो ऑक्साइड आयरन का यहाँ पे बना है इसको हम बोलते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस रिएक्शन के बेसिस पे। पहला है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड है वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। यहाँ पे वाटर हमारा हाइड्रोजन में चेंज हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये कि जो वाटर है वो रिड्यूस हुआ है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है वाटर इज़ एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वाटर है वो रिड्यूस हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो वाटर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ करेक्ट है, तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन नंबर सी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती क्या है। तो ऐसी प्रोसेस या फिर ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसी का उल्टा इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है या फिर इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम हीट देते हैं और जो बाद में प्रोडक्ट बनता है उसका टेम्परेचर पहले के टेम्परेचर से लो होता है। ठीक, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पहला है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। आप लोगों ने एक्टिविटी 1.4 में देखा होगा कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर का रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर, तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर या फिर मिल्क वाइट भी बोलते हैं, या फिर आपकी बुक में इसका नाम दिया गया है स्लैग्ड लाइम, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लोगों ने जो एक्टिविटी 1.4 परफॉर्म की होगी उसमें आपने जिस कंटेनर में वो इन दोनों को रिएक्ट कराया था उस कंटेनर को बाद में जब आपने टच किया तो आपको हीट महसूस हुई थी। इसका मतलब ये कि ये इस रिएक्शन में हमें हीट भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंड है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो आप जानते हैं कि जब भी हम एसिड या फिर बेस को डाइल्यूट करते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज़ होती है, तो वो भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड है इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो वाटर को एवापोरेट कराने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी होती है, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड में चेंज हुए। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, तो इसमें भी हमें हीट देनी पड़ती है और ये इंडोथर्मिक का एक एग्जाम्पल है। तो हमें बताना था कि इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3 बीकर्स लेबल्ड एज ए, बी एंड सी ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर वर टेकन। हमारे पास 3 बीकर्स दिए गए हैं, ए, बी और सी, और उन तीनों बीकर में 25 ml वाटर प्रेजेंट है। आगे दिया गया है कि a स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट प्लस में NaCl वर एडेड टू द बीकर ए, बी एंड सी। तो बीकर ए में हमने NaOH ऐड किया है, बीकर 2 में यानी कि बी में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऐड किया गया है और बीकर सी में हमने NaCl ऐड किया है। ठीक है, It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in the beaker A and B। तो हमने जब इसको ऐड किया वाटर में कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो हमने देखा कि A और B का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। फिर आगे दिया गया है कि वेयर एज इन केस ऑफ बीकर C, लेकिन जो बीकर C था उसमें जो टेम्परेचर है वो फॉल्स यानी डिक्रीज हुआ है। तो हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि अगर A और B का टेम्परेचर बढ़ा है, इसका मतलब ये कि उन कंटेनर में जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, इसीलिए हीट रिलीज होगी और इसी वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है। तो और बात करें अगर हम बीकर सी की, तो इसमें जो रिएक्शन हुआ होगा वो इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ होगा और इसी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। तो ये बात सही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बीकर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है, तो बीकर ए और बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, इन बीकर ए एंड बी इंडोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज़ अकर्ड। अगर एक्सोथर्मिक होती तो टेम्परेचर इंक्रीज करता, ना कि डिक्रीज करता। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि जो बीकर सी है उसमें इंडोथर्मिक प्रोसेस हुई है, इसी वजह से उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 6th क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन दिया गया है, अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। हम ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे थे। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है और ऐसे पोटेशियम परमैंगनेट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं अब तक क्लास 10th बोर्ड में। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। दिया गया है कि हमारे पास एक बीकर है जिसमें एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन प्रेजेंट था, उसमें हमने फेरस सल्फेट ऐड किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, द लाइट पर्पल कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स। ये जो परमैंगनेट सॉल्यूशन होता है इसका कलर पर्पल होता है। तो जब हम इसमें आयरन सल्फेट को ऐड कर रहे हैं, फेरस सल्फेट को, तो इसका कलर पहले तो हल्का हो रहा है, फेड हो रहा है, उसके बाद डिसअपियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर उस बीकर में हुआ क्या। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्टेंट है हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, इतना तो हमें पता है। अब उसका इक्वेशन हमें लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट है हमारे पास, तो हो जाएगा KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का ये केमिकल फॉर्मूला है। प्लस में एसिडिफाइड यहाँ पे बोला गया था, तो हम एसिड के तौर पे यहाँ पे H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4। प्लस में यहाँ पे हमने क्या ऐड किया था, फेरस सल्फेट, तो हो जाएगा FeSO4। अब जब आप इनका रिएक्शन कराएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस में फेरस सल्फेट Fe2SO4 का थ्राइस, यानी ये फेरिक सल्फेट है। यहाँ पे जो आयरन है वो उसकी वैलेंसी 3 है। प्लस में यहाँ पे हमारे पास मैग्नीज सल्फेट बनेगा और प्लस में यहाँ पे वाटर बनता है। ठीक, तो जो बीकर था हमारा जिसमें एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट था, उसमें जब हमने आयरन सल्फेट डाला तो उस बीकर में ये रिएक्शन हुई। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फेरस है वो +2 में है और यहाँ पे जो आयरन है वो +3 में है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब ये कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, तो आइए अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पे ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आपको आगे से ये ध्यान में रखना है कि जो ये परमैंगनेट सोल्यूशन होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, और इसी वजह से ये जो आयरन है, आयरन सल्फेट, वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर +3 वैलेंसी में चला गया। सेकंड ऑप्शन है हमारा फेरस सल्फेट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेज KMnO4, तो ये गलत हो जाएगा। द कलर डिसअपियर ड्यू टू द डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व। इसमें बोला गया है कि इस कंटेनर में या फिर स्पीकर में कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है और ये जो कलर डिसअपियर हुआ है वो डाइल्यूशन की वजह से हुआ है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है आपको ये आगे से ध्यान में रखना है। ठीक, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो ये परमैंगनेट सोल्यूशन होता है उसका कलर क्या होता है, पर्पल। लास्ट ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट टू अ कलरलेस कंपाउंड। यहाँ पे अगर पोटेशियम परमैंगनेट डिकम्पोज हुआ होता तो ये प्लस में MnO4 माइनस में चेंज हुआ होता, तो ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आगे से आपको ध्यान में रखना है कि ये जो परमैंगनेट सोल्यूशन होता है ये एसिडिक सोल्यूशन में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरा, इसका कलर पर्पल होता है। आ रही है बात समझ में? आइए 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से नया प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लीड प्लस में कॉपर क्लोराइड, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो प्रोडक्ट यहाँ पे हैं और यहाँ पे लीड ने कॉपर को डिस्प्लेस करके लीड क्लोराइड बनाया है और प्लस में कॉपर अलग है, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, मैं डबल डिस्प्लेसमेंट का बताना है। सेकंड है हमारा सोडियम सल्फेट प्लस में बैरियम क्लोराइड, जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें बैरियम सल्फेट मिल रहा है और ये एक प्रेसिपिटेट होता है जिसका कलर वाइट होता है, प्लस में हमें NaCl मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हमें दिखने को मिल रहा है। इसका जो प्लस वाला है Na+, वो इसके माइनस के साथ चला गया और यहाँ पे NaCl मिला हमें। इसका जो माइनस वाला है वो इसके प्लस के साथ चला गया, यानी बैरियम सल्फेट यहाँ पे बना। ठीक, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओनली सेकंड इज करेक्ट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। हमें बताना है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, वाइट से वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है और यहाँ पे हमें उसका रीज़न बताना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है और ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है हमारा वो वाइट कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन गैस जो होती है वो रिलीज हो जाती है, तो इसका कलर हमें मिलता है ग्रे कलर। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका रीज़न क्या है। तो पहला है द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे इसका ग्रे कलर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ और हमें सिल्वर मिला, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड चेक करते हैं, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सब्लिमेशन हमने आपको बताया था कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होने को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पे ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये पाउडर के फॉर्म में होता है हमारा, तो ये सॉलिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सिल्वर बनेगा ये भी हमारा सॉलिड ही होता है। बात करें क्लोरीन की तो ये गैस होती है, तो यहाँ पे जो सिल्वर है उसका तो सब्लिमेशन नहीं हुआ है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन
गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड। तो इसको ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्लोरीन गैस की डिकम्पोजिशन की बात करिए, जबकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड का हुआ है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन बिल्कुल ही नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हमें स्लैकिंग ऑफ लाइम वाले रिएक्शन की बात की जा रही है कि जो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ बहुत विग्रेसली रिएक्ट करता है, यानी इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accompanied by liberation of heat। सही बात है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्लैकिंग ऑफ लाइम। तो इस प्रोसेस को हम स्लैकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लैक्ड लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे दिया गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सोल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। और जब हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो उसका एक्वा सोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। क्वेश्चन देखिए अब क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट स्लैकिंग ऑफ लाइम एंड सोल्यूशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम बोलते हैं स्लाइड लाइम, और ये मिल्की वाइट कलर का होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है इसी वजह से हम इसको स्लैकिंग ऑफ लाइम इस प्रोसेस को बोलते हैं। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बर्nt लाइम या फिर क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिया गया है, इट इज़ एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, न कि इंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड है, द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7। अब पीएच हमें बताना है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये एसिडिक है या फिर बेसिक। अगर हमें ये पता होगा तो हम इसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा या फिर कम, यह साइंस बता सकते हैं। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब आप इसको वाटर में ऐड करेंगे तो जो लाइम वाटर हमें मिलता है उसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन में। तो ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में रिलीज करता है, यानी OH माइनस आयन रिलीज करता है, उसको क्या हम बोलते हैं, बेस। और बेसिस का जो पीएच होता है वो मोर देन 7 होता है। तो यहाँ पे क्या है, द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि लेस देन 7 तो वो एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक तो H प्लस जो रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बैरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बैरियम सल्फेट प्लस में अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैरियम है और हमारे पास क्लोरीन है। बैरियम +2 में होता है और जो क्लोरीन होता है -1 में होता है। जब आप इसका क्रॉस कराते हैं तो आपको मिलता है BaCl, ये 2 यहाँ पे आ जाता है। ठीक, उसके बाद बोला है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनिया आप जानते हैं NH4 को बोलते हैं, और सल्फेट SO4 आयन को बोलते हैं। ये अपने +2 में होता है, ये -2 में होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमें मिलता है NH4SO4 अमोनियम सल्फेट। तो हमें बोला गया है कि बैरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करें तो सबसे पहले काम केमिकल इक्वेशन लिखना। तो बैरियम क्लोराइड प्लस में अमोनियम सल्फेट, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है आप देख सकते हैं कि इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो बैरियम है इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ चला गया और यहाँ पे मिला हमें बैरियम सल्फेट। और ये जो बैरियम सल्फेट होता है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट PPT, प्रेसिपिटेट को हम PPT करके लिखते हैं, या फिर इसको हम डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। तो पहला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गलत, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सेकंड और फोर्थ करेक्ट है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वो टूट जाता है हाइड्रोजन गैस और वाटर ऑक्सीजन गैस में, तो वो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। द मोल रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। हमें पूछा गया है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, उनका मोल रेशियो क्या है। तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले हम इसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे वाटर का जो कि लिक्विड फॉर्म में है इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो ये हमें मिल रहा है H2 प्लस में O2 गैस। सेकंड स्टेप हमारा होता है कि केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, तो इसको भी हमें 2 करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें मिल रही है और यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में मिल रही है, तो इसका रेशियो क्या है, 2:1। तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताना था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक हमने आपको बताया था जिसमें हीट देनी पड़े, हमें हीट सप्लाई करनी पड़े, उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो पहला है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप जानते हैं कि जब भी हम एसिड या फिर बेस का डाइल्यूशन करते हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक का रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल हुआ। सेकंड है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो ये बात सही है कि जब हम ड्राई आइस का सब्लिमेशन कराते हैं तो हमें हीट देनी पड़ती है, तभी ये सब्लाइम होता है। थर्ड है कंडेंसेशन ऑफ वाटर, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और लास्ट में है एवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को एवापोरेट करने के लिए भी हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लीड नाइट्रेट। सबसे पहले हम इसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। हमें बोला गया है कि हमारे पास
एक्वस पोटेशियम आयोडाइड है, यानी KI पोटेशियम आयोडाइड है, प्लस में एक्वस लीड नाइट्रेट। तो यहाँ पे हम लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखते हैं PbNO3 का ट्वाइस। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म। तो जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है PbI2 प्लस में हमें मिलेगा KNO3। और यहाँ पे जो PI2 यानी लीड आयोडाइड बना है, ये एक प्रेसिपिटेट होता है जिसका कलर होता है येलो। चलिए अब आगे देखते हैं। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लीड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ लीड नाइट्रेट। अब हमसे ये पूछा गया है कि जब हम ये रिएक्शन करना चाहते हैं जिसमें हम लीड आयोडाइड या फिर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, लीड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हम लीड नाइट्रेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है एक्वस पोटेशियम आयोडाइड और एक्वस लीड नाइट्रेट, यानी कि ये जो रिएक्शन हो रहा है हमारा वो वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है। तो हम ऐसे कंपाउंड को लेंगे जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा। अगर वो वाटर में सॉल्युबल है तभी वो हमें रिएक्शन दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे कंपाउंड को लेंगे जो वाटर में सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे इनसॉल्युबल लिखा है तो पहले ये कट जाएगा। लीड एसिटेट यानी PbCH3COO का ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं लीड एसिटेट। और ये जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तो अगर हम इसको लीड नाइट्रेट की जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो ये भी हमें सेम रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट ये भी इनसॉल्युबल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सॉल्युबल है कौन सा नहीं। तो आपको ये सब याद करना नहीं है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो लीड एसिटेट है ये सॉल्युबल है वाटर में। और ये बस समझ में, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा NCERT और NCERT एग्जाम्पल से ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें बताना है कि हमें कोई सैंपल स्टोर करना है जिसमें ऑयल प्रेजेंट है, ठीक। हमें इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना है, तो इनमें से हम कौन सी गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ऑयली चीज़ है या फिर आप समझ सकते हैं जैसे चिप्स होता है, ऑयली फूड हमें लॉन्ग समय तक स्टोर करना है, तो हम ऐसी गैसेस का यूज़ करेंगे जो कि इनर्ट हो। अगर वो रिएक्टिव होंगी तो वो ऑयल का ऑक्सीडेशन करा देंगी, जिसकी वजह से जो हमारा फूड होता है वो रैंसिड हो जाता है, ठीक। तो हमें इनर्ट गैसेस लेनी है ताकि वो ऑयल का ऑक्सीडेशन ना होने दें और लॉन्ग समय तक उसको स्टोर करके रखें। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पहले ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक रिएक्टिव गैस होती है, लेकिन जो हीलियम और नाइट्रोजन है ये दोनों इनर्ट गैसेज होती हैं और इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी भी ऑयली चीज़ को, ऑयली फूड को ज़्यादा समय तक स्टोर करने के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम एंड नाइट्रोजन। 15 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, इसका यूज़ हम करते हैं लेबोरेटरी में ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें आप देख रहे हैं कि पोटेशियम क्लोरेट को, जो कि एक सॉलिड है, इसको हम हीट और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करा रहे हैं या फिर इसका डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो हमें पोटेशियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन गैस मिल रही है। हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। हमें बताना है कि कौन सा रिएक्शन के लिए करेक्ट है। तो पहला, इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक इन नेचर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। जब भी हीट आपको लेफ्ट साइड में लिखा हुआ मिले या फिर एरो के ऊपर लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब ये कि वो इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन हमारा कि ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और यहाँ पे इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये हमारा सही होगा क्योंकि यहाँ पे ये डिकम्पोज हो रहा है और यहाँ पे हीट हमने देनी पड़ रही है, यानी कि ये इंडोथर्मिक है। सेकंड है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गलत, यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है। थर्ड है, इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पाइनिड बाय रिलीज ऑफ हीट। यहाँ पे रिलीज ऑफ हीट नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इट इज़ अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर। यहाँ बोला गया है कि ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल यानी ऐसा रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में होता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं और साथ में कैटलिस्ट दे रहे हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक इन नेचर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। पहला है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। तो आप लोगों ने CNG सुना होगा, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका फुल फॉर्म होता है। उसमें क्या होता है कि जो हम नेचुरल गैसेज होती हैं उनको बहुत ही हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखते हैं और वो हमारी एनर्जी सोर्स की तरह काम करती है। तो यहाँ पे अगर इसमें रिएक्शन हो जाएगा तो वो हमें एनर्जी कैसे देगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सा है ऐसा ऑप्शन जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। यहाँ पे ऑक्सीजन को हाई प्रेशर में रखा जा रहा है, तो ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। आपने LPG का नाम भी सुना होगा, लिक्विफाइड LNG का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। उसमें क्या होता है कि हम गैसेस को लिक्विफाई करके रखते हैं एक सिलेंडर में और वो भी हमारे एनर्जी सोर्स के लिए काम आती है, तो यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा। थर्ड है कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन। आप लोगों ने सुना होगा कि जो पेट्रोल होता है उसको खुले में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो उड़ जाता है, ठीक। ऐसा इसलिए होता है कि जो पेट्रोल होता है वो एवापोरेट हो जाता है, यानी वो वेपर बन के उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल का वेपर बनके उड़ना कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। डी वाला बचा हमारा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर। हमें कॉपर को एयर के प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना है हाई टेम्परेचर पे, तो ये मिलेगा हमें CO कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे जो ये कॉपर ऑक्साइड होता है इसका कलर क्या होता है, ब्लैक।
और यहाँ पे कॉपर का कलर होता है ब्राउन। तो ये ब्राउन से जब इस ब्राउन कलर का जो कॉपर है, जब हम इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड में चला जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ब्लैक कलर देखने को मिलता है। ये आपने एक्टिविटी 1.11 में पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन chemical equation the abbreviation represent the correct states of the reactant and product involved at the reaction temperature। हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके हमें वाटर दे रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि इनमें से जो स्टेट है किसकी सही दिखाई गई है। तो आप जानते हैं कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि H2O जो कि लिक्विड होता है, जब हम इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं तो हमें H2 गैस प्लस में O2 गैस मिलती है, ठीक है। अपने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा है। इसी का अगर आप उल्टा कर देंगे, जब हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमें वाटर मिलेगा, जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी है, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें वाटर मिल रहा है, जो कि है लिक्विड फॉर्म में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आप लोग जानते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला देखिए आप, इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये भी एग्जांपल हमने ऊपर भी पढ़ा कि इस वाले रिएक्शन का यूज़ हम ऑक्सीजन गैस को बनाने के लिए लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। तो ये तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में वाटर, ये दोनों आपस में कंबाइन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, यानी यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। सेकंड में है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। सेकंड है जिंक प्लस में फेरस सल्फेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को जब डिस्प्लेस कर देता है उसी के कंपाउंड में से, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन कौन सा है, सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ रही है बात समझ में? फर्स्ट चैप्टर में टोटल 18 MCQ थे, सभी को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।